बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लिक्स में हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज 3 मैचेस है। ये मुश्किल तरीन सीरीज पाकिस्तान के लिए करार दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से पहला मैच एमसीजी ग्राउंड में खेला गया, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन एक दफा फिर से दगा दे गई। सिर्फ और सिर्फ 203 रन बनाकर तमाम खिलाड़ी जो आउट हो गए और एक दफा फिर से हमने ये साबित कर दिया कि हम पूरे 50 ओवर्स नहीं खेल सकते। लंबा फॉर्मेट खेलना इंतहाई मुश्किल काम दिखाई दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन बॉलर्स के एंड पे बड़ा कमाल का कॉन्टेस्ट हमें देखने में मिला। जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने 203 रन जो हैं वो एक पहाड़ की तरह कर दिए, और अगर उधर से पैट कमिंस जो है अब वो अपनी कायदाना सलाहियतों का इस्तेमाल ना करते और उस तरह वहां पर पेशेंस से ना क्रिकेट खेलते तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ से वो मैच जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह जिस जगह पर इंजर्ड होकर बाहर गए और ग्राउंड इंजरी उन्हें हुई, लेकिन वो अब लकीली अल्हम्दुलिल्लाह वो फिट हैं और वो अगला मैच खेलेंगे। एडिलेड में दूसरा मैच है, पाकिस्तान के पास सीरीज बचाने का ये आखिरी मौका है। और याद रखिए कि 1996 बैक इन 1996 में आखिरी दफा वो मौका था कि पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में कोई मैच जीता था। इससे पहले या उसके बाद जो है वो ऐसा कभी हो नहीं पाया। तो कल तारीख बदलती है, दोबारा से हम काफी अरसे के बाद क्या ये मैच जीत पाएंगे? एडिलेड का ग्राउंड होगा, सेम टीम पाकिस्तान, एक तब्दीली की शायद गुंजाइश हो। वहां पर एक स्पिनर ऐड किया जा रहा है, इरफात मिन्हाज की बात की जा रही है और इसके साथ साथ एक और स्पिनर को ऐड करने की बातें हो रही हैं। दूसरा मैच तमाम ऑस्ट्रेलियन टीम खेलेगी। तीसरे मैच में हमने ये देखा है कि उनकी कुछ तब्दीलियां तमाम सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, इसके साथ साथ मसईद ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। और सर पहले तो पिछले मैच में बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की टीम जो है वो 50 ओवर्स एक दफा फिर से खेल नहीं पाई, कंप्लीट नहीं कर पाई और सिर्फ 203 रन बैटर्स तू चल में आया, कोई भी स्टे नहीं किया, मासवाए एक दो ऐसे हैं। बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, किस तरह से सम अप करेंगे ओवरऑल इस सिचुएशन को? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम का जो फाइट थी इस मैच में वो काफ़ी कह लें कि आपको एक हौसला अफजा थी देखने वालों के लिए, फैंस के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। बट देन ये इस तरह का मैच था जो पाकिस्तान उस पोजीशन में था जहाँ से मैच जीतना चाहिए था, मैच जीता जा सकता था। और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, अगर आप उसको एनालाइज करें तो आपको स्मिथ जो कि बड़े अरसे से कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे हैं, और लबुशेन जो उनके दूसरे कह लें कि एक रिलायबल बैटर हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था बैटिंग में। अगर आप देखें तो इंग्लिश इतने एक्सपीरियंस नहीं है, ऊपर दोनों ओपनर्स जो हैं वो कोई इतना तजर्बा नहीं रखते थे। उसके बाद जो टॉम हार्डी नए ऑलराउंडर खेले, वो भी जाहिर है उनका भी अर्ली डेज थे, पहली उनकी सीरीज़ है। तो पाकिस्तान के पास एक बड़ा ओपन मौका था। पाकिस्तान ने कहाँ मिस्टेक की? पाकिस्तान ने एक तो जैसे आपने पहले इंट्रो में कहा 50 ओवर तो खेले नहीं हमने, और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम और ये वाली पिचेस और ये वाले ग्राउंड्स में पाकिस्तान को कुछ 350 नहीं चाहिए। अगर ये सिर्फ पूरे ओवर खेल के 250 और 275-80 के दरमियान रन कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हैं रन ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। फिर पाकिस्तान ने क्या किया? 4 फास्ट बॉलर खिलाए, और ये जानते हुए कि ये फास्ट बॉलर्स वो हैं, कोई रिहैब से आ रहा है, किसी ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्मर स्पीड्स को और फॉर्म्स को रीगेन करने के लिए। वही हमने देखा कि 130-32 से ऊपर नहीं गए हमारे दोनों अटैक बॉलर। ओकेजनल 1-2 बॉल, 2-3 बॉल, हारिस ने एक ओवर किया तेज़, हसनैन के 2-4 बॉल 140 प्लस थे, उसके बाद वो दोनों भी दोबारा उस तक नहीं पहुँचे। तो जब 4 के 4 बॉलर सिमिलर स्पीड्स पे तकरीबन बॉलिंग कर रहे होंगे और वो तकरीबन एक ही तरह का जो उनका लाइन ऑफ अटैक है और वो रटे हुए हैं दूसरी ऑपोजिशंस को, तो बड़ा मुश्किल होता है कि ये सेकंड स्पेल्स में आके उतने इफेक्टिव हों जितने ये पहले स्पेल्स में होते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान ने वहाँ ट्रिक मिस किया। अगर देखें, आपको 49 रन में 7 विकेट्स ले चुके थे, आखिरी 50 पे 3 लेनी थी। आप साइम को मिस्ट्री बॉलिंग का एक दो ओवर करा के देख सकते थे वहाँ पे। टेल है, इतना आसान नहीं होता मिस्ट्री स्पिनर को पिक करना। मेरा ख्याल है कि फैसल अकरम को ना खिलाना एक गलती थी, और मुझे लगता है कि अगर उसे दोबारा नहीं खिलाएंगे तो फिर गलती करेंगे, बिकॉज रिस्ट स्पिनर्स को टर्न भी मिलता है ऑस्ट्रेलिया में और बाउंस जाहिर है उधर है, तो वो डबल डेंजरस हो जाते हैं। और बड़ी बाउंड्रीज में उनको बड़ी हिटें मारना इतना आसान नहीं होता। वो विकेट्स ले सकते हैं, वो आपको मैच जितवा सकते हैं। अब मैं किसी एक तबसरा निगार को सुन रहा था, सीनियर प्लेयर को, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं कि जी वो अभी छोटा है तो भाई फिर अंडर 19 में भेजो। फिर पाकिस्तान की टीम में क्या कर रहा है? जब आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया, जब आप किसी को एक्सपोजर दे रहे हैं, तो छोड़े मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा उसको यही पता चल जाएगा कि मैंने और इम्प्रूव कैसे करना है, ये मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो उसको कॉन्फिडेंस तो दें अपने प्लेयर्स को, उनको आप बैक कीजिए, उन घबराएं नहीं। वैसे भी तो हम अपने आउट ऑफ फॉर्म ओपनर लेकर गए हैं ना, हमारा ना फ़खर है, ना इमाम है, ना शान है। जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सूटेबल 3 है वो तो हम लेके ही नहीं गए, तो हम तो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को कैरी कर रहे हैं, तो फिर उसको भी खिलाएं।
आप उसको उससे फ़ायदा उठाएं, वो आपको विकेट्स लेके दे सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि आमिर जमाल की जगह बनती है इन 4 फास्ट बॉलर्स के अंदर, क्योंकि वो इनसे तेज़ बॉलिंग करते हैं अच्छा, पुराने बॉल के साथ। ठीक है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाई आपको टेस्ट में बॉलिंग, रन्स भी वहाँ पे करके दिखाए, फील्डर भी वो अच्छे हैं। ये भी वो भी एरेटिक हो सकते हैं, ये भी होते हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा डायमेंशंस ऑफर करते हैं एज अ क्रिकेटर इन द टीम। और शायद उनकी एवरेज स्पीड इनमें से 1-2 से ज़्यादा ही होगी। सो आई गेस कि ही शुड बी प्लेइंग एंड वन स्पिनर शुड बी प्लेइंग। और आपको जो है ना, एक बैट्समैन आपने ज़्यादा किया हुआ है, मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे 6 नहीं खेल सकते ना, तो वहाँ पे 7वां भी आके कुछ नहीं करता। ये जहाँ तक फैसल अकरम पे छोटे होने की बात है, तो फैसल अकरम की उम्र 21 साल है, साइम अयूब की 22 साल है। और कितने ही ऐसे प्लेयर हैं जो मेरा ख्याल है कि 16, 17, 18 साल की उम्र में खेलते रहे। कल अफगानिस्तान के एक 18 साल के बॉलर ने 6 आउट कर दिए हैं अल्लाह बांग्लादेश। गजनफर उन्होंने आउट किए हैं और उन्होंने 23 रन में आखिरी 8 विकेट्स लिए हैं। जी हाँ। और उन्होंने तो सिद्दीकुल्लाह अतल को भी खिलाया है, जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप जितवाया था। कल भी वो अच्छा खेल रहे थे। अच्छा, तो एक तरफ हम छोटी उम्र का, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि बड़ी उम्र, वो चूंकि बड़ी उम्र के तो उनको नहीं खिलाना, उन्होंने आके 40 आउट कर दिए। और ये छोटी उम्र। अच्छा, बट साहब साइम अयूब की आप बात कर रहे थे, साइम अयूब को अब मजीद चांस आपकी नज़र में है, क्योंकि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में उस तरह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, दोबारा से मौका दिया गया। इमाम को इसलिए बार किया गया कि वो इन कंडीशंस में इंटेंट शो नहीं कर पाए। तो जिस तरह का इंटेंट ये शो कर रहे हैं, जरा डेफिनेशन इंटेंट की हम भी पीसीबी वालों से पूछ रहे थे कि हमें बता दें कि वो किस पर्सपेक्टिव में दी वर्ड इंटेंट को ले रहे हैं, जो उसमें नजर आ रही है, इमाम में नजर नहीं आई। देखिए, मज़े की बात है कि उनकी इंटेंट की जिस डायरेक्टर, टीम डायरेक्टर ने रिपोर्ट बनाई थी, वो खुद टूर के बाद बाहर हो गए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट वैलिड रही। ठीक है, तो अगर उनकी रिपोर्ट वैलिड थी और अगर उनके कहे पे इतना अमल करना था, तो फिर उनको क्यों हटाया? और अगर उनको भी हटा दिया और उनकी रिपोर्ट जो है वो एक बंदे पे भी चल गई, तो मतलब आई डू नॉट नो हाउ दिस हैपेंड, वेयर इट केम फ्रॉम, बट द पॉइंट इज़ कि आपने खुद ही अपनी फुल स्ट्रेंथ पे, ठीक है, फ़खर का तो वो इशू था जो चेयरमैन साहब ने कहा, ठीक है, वो उसका शो कॉज हुआ, अब उसकी उसको वो कर रहे हैं, मतलब हल उस मसले का तकरीबन उन्होंने कर लिया है और आई थिंक वो आने वाले टूर्स में टीम में होगा। बट देन देयर वाज शान, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में टेस्ट मैचेस में भी अच्छा खेला, T20 वर्ल्ड कप में भी खेला। तो आपके सामने एक प्लेयर पड़ा है, ठीक है, फिर आप ऐसे प्लेयर्स पे जा रहे हैं कि जिनको कंसिस्टेंट, अब आपने इतने रन दे दिए और रन ऑफ प्ले दे दिया, आप कल भी दे देंगे, तो जब रोज कोई खेलेगा तो किसी दिन तो स्कोर करेगा ना। तो क्या ये पैमाना बाकी सारों के लिए होगा? क्या ये बाकी लड़कों को भी इसी तरह चांसेस मिलेंगे? वी शैल वेट एंड वी शैल सी कि क्या होता है। अच्छा, आपने इमामुल हक की बात की है। इमामुल हक की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआईज में 69 की बैटिंग एवरेज है। 69 की, लेकिन इंटेंट नहीं है ना, इंटेंट शो नहीं कर रहे। बहरहाल कामरान गुलाम की बात करते, तो अगर हमारे पास विकेट्स पाकिस्तान की 10 की 10 पड़ी, जिस तरह से 10 खिलाड़ी आउट हुए, उसमें कामरान गुलाम की भी विकेट देखना चाहूंगा। अगर वो पड़ी है तो जरा दिखाइएगा। बट सब कामरान गुलाम क्या समझते हैं 5 पर? देखिए, हमारा शॉर्ट बॉल का इशू है, अब का नहीं, कई दफ़ा इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म में हम कह चुके हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि बाबर तो खैर जैम्पा से मेरा नहीं ख्याल इस बॉल पे आउट होना चाहिए था, आगे खेलने वाला बॉल था, वो पीछे चले गए। रिजवान ऑब्वियसली जब वो उनके सामने से विकेटें गिरी हुई थी तो वो थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट हो रहे थे, उन्होंने कुछ शॉट्स खेले, फिर एक वो स्वीप मारते हुए आउट हो गए। लेकिन जिस तरह कामरान गुलाम और आगा सलमान आउट हुए हैं, वो क्लियरली आपको नज़र आता है कि शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट कंफर्ट लेवल उनका नहीं है। और बॉल छोड़ देना मेरा ख्याल बेहतर है। ये दोनों बॉल छोड़ सकते हैं, दोनों फिट हैं, यंग हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको 1 ऑफ द ओवर ही होता है ना, तो आप उस बॉल को छोड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ 2 भी हो तब भी आप बॉल को छोड़ सकते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है पुल मारने की। आप पूरे ओवर खेलते हैं, आपके 30-35 रन और ज़्यादा होते हैं, आपके और मज़ीद चांस बढ़ता आपका मैच जीतने का। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान कहीं कंफ्यूज हो गया है इंटेंट में और बैटिंग में, कि दोनों में से सही चीज़ है कौन सी। तो अनलेस आप करेक्ट क्रिकेट खेलें अच्छी टीमों के खिलाफ, तो आपसे कहाँ उन्होंने जो है आपको इजाज़त देनी है कि आप उन्हें उठा उठा के मारें, अनलेस कि आपका डिफेंस कंप्लीट हो, आप सॉलिड इतने हो, आपकी बेस तगड़ी हो और आप इस काबिल हो कि आप उनके ऊपर अटैक कर सकें। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब थोड़ी सी बात करेंगे पैट कमिंस की इनिंग, जिस तरह से उन्होंने बिल्ड की। दूसरे एंड पर मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से स्वीप शॉट मारते हुए आउट हुए, पहला मिस हुआ, दूसरे पे ठीक है चौका लग गया, तीसरा फिर वही शॉट मारते हुए वो कैच पकड़ा बैठे। इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज, जिसका दूसरा मैच कल सुबह 8:30 बजे एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है, विच इज़ अ टफ कंडीशन फॉर पाकिस्तान। अगर माजी में बात की जाए तो सिर्फ 96 में एक मैच जीता, उसके बाद अभी तक पाकिस्तान वहाँ
जीत नहीं पाया। ब्रेक पे जाने से पहले बट साहब रिजवान की शॉट सिलेक्शन पे मैं बात करना चाह रहा था। रिजवान ने जिस तरह से स्वीप शॉट खेला, एक खेला मिस हो गया, दूसरे पे चौका, तीसरा जिस तरह से वो आउट हो गए। ऑन द अदर हैंड कमिंस ने जिस तरह की इनिंग्स एंड पे अपने आप को नर्व्स पे कंट्रोल करके एग्जीक्यूट किया, कंपैरिजन अगर करें तो किस तरह से करें? देखिए बात यह है कि कमिंस एक ऐसा कप्तान है जो एक स्टेबल आउटलेट को लीड कर रहा है। वर्ल्ड कप विनर है वनडे का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विनर है। बिल्कुल। उनकी एशेज आती है तो वो तकरीबन अरब रुपए के करीब का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव अ डिफरेंट मेंटल पेडिग्री एंड अ डिफरेंट अप्रोच टू दिस क्रिकेट। उनकी प्रायोरिटी है टेस्ट क्रिकेट। वो पाकिस्तान के खिलाफ अभी वनडे छोड़ देंगे, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तैयारी करेंगे। हमारे लड़कों की जो मेंटल स्टेट है विद हायरार्की चेंजेस, विद इंस्टेबिलिटी, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक दिन स्कोर कर रहे हैं तो आवाम जो है वो उनको अपने बच्चों की तरह पकड़ती है, एक दिन नहीं कर रहे तो वो उनका शक्ल बुरी लगनी शुरू होती है। वी लिव्ड एंड रिस्पॉन्ड टू अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। हमें कंपैरिजन इस तरह के ड्रॉ नहीं करने चाहिए जो मेंटल स्ट्रेंथ से रिलेट करते हो। और ये नहीं मैं कह रहा कि रिजवान का शॉट ठीक था, लेकिन ये जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना लोगों को, तो इनके साथ इनकी बैकग्राउंड के पैकेजेस आते हैं जिसको हम देखे सोचे समझे बगैर ना बाबर को कोहली बना देते हैं। हाँ। किसी नए बच्चे को वसीम अकरम वकार यूनुस बना देते हैं, किसी को शोएब अख्तर बना देते हैं, किसी को सईद अनवर बना देते हैं। ये हमें आदत है। ठीक है, रिजवान जाहिर है उसकी अप्रोच थोड़ी एग्रेसिव हो गई। जैसे जैसे विकेटें गिरती जा रही थी, शायद उसने प्री मेडिटेट किया हो, ये बॉल दूर का था, ये नहीं था बॉल स्वीप करने वाला। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी बॉल को एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, तो एक्स्ट्रा बाउंस वाली जगह पे दूर के गेंद को स्वीप मारना कैन बी डेंजरस। और आप ये शॉर्ट फाइन वगैरह और इधर कैच जाता है जिधर रिजवान का हुआ है, उसके कीपर ने भाग के किया है लेकिन वो इसी रीजन में कैच जाता है। और रिजवान कोई बहुत लंबे भी नहीं है, उनकी बहुत ज़्यादा रीच नहीं है कंपेयर टू सम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो बहुत दूर से ये शॉट खेलने की कैपेसिटी रखते हैं बिकॉज ऑफ जो अल्लाह ताला ने उनको ज़ाहिर फिजिकल स्टेट उनकी रखी। सो आई गेस कि ठीक है वो आउट हो गया, लेकिन उसकी अप्रोच बुरी नहीं थी। व्हाट हैपेंड अराउंड हिम वाज कि उसने देखा बॉलर आ रहे हैं तो मैं ज़रा जितना स्कोर कर सकता हूँ मैं वो कर लूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकी अप्रोच ही होनी चाहिए कि टॉप 6 खेलें और 250 टू 270 को एम करें। और अगर ये यहाँ तक को एम करके टॉप 6 खेलेंगे, अगर 6 बंदे आपके बारी लेंगे आप देखिएगा स्कोर इतना नहीं होगा, इससे बढ़कर होगा स्कोर आपका। अप्रोच को ठीक करने की ज़रूरत है। बॉलिंग की बात करें, एक तो आपका वेनम कम हो जाता है जब आप सेकंड स्पेल में आपकी वो स्पीड नहीं रहती। आपको कोई यॉर्कर नज़र आया आपको आखिर के ओवरों में? कोई ट्राई भी नहीं किया। यॉर्कर ऐसा बॉल है जिस पे ज़्यादा जोर लगता है, जब आपने आगे गेंद करना होता है ना उस पर ज़्यादा जोर लगता है। हमें नज़र क्या आया कि लड़के थोड़ी स्ट्रगल कर रहे थे सेकेंड स्पेल में, नसीम को क्रैम्प पड़े, एक दो और प्लेयर्स जो थे वो देवर नॉट द सेम। वो जब आपको प्लेयर की फिटनेस का पता कब पता चलता है, फास्ट बॉलर का स्पेशली, जब वो गेंद कराने के बाद वापस आ रहा हो। एक उसका फॉलो थ्रू देखें कितने रिदम है, और जब वो वापस आ रहा होता है ना तो अक्सर जो उनकी चाल है ना वो बता देती है कि ये जान में है या लेथार्जिक है या इसकी एनर्जी वापस आ रही है। सो आई थिंक हमारा समहाउ पीसीबी में जो है ना दे हैव गॉट टू सॉर्ट आउट दिस फिटनेस टेस्टिंग रिजीम, क्योंकि ये सब पास होके गए हैं ना। हाँ। लेकिन इनकी आउटपुट से नहीं लग रहा कि दे आर फिट इनफ। ठीक है, तो दिस नॉट नीड्स सॉर्टिंग आउट। इसको इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, इसको एनहांस करने की ज़रूरत है, चाहे वो इनकी फिटनेस हो, न्यूट्रिशन हो, इनके बॉडी टाइप्स हो, पर्सनल प्लान्स हो, इनकी पीक परफॉर्मेंस के पिरामिड बनाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं इल्म के वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें इसकी समझ है या नहीं है, लेकिन वो काम करने की ज़रूरत है उसके अच्छा, ऊपर। आपने भी ये बात की फिटनेस और ये सारी सूरत हाल, ब्रेक देने का फायदा तो हुआ। आप समझते हैं जिस तरह से हमने देखा कि कंपैरेटिवली कुछ बेहतर नसीम शाह की बॉलिंग हुई, ऑल्दो 132-33 पे बॉल गिरे और ओकेजनली 140 को टच कहीं ना कहीं किया नसीम ने, लेकिन अगेन एट द एंड हमने देखा कि 7.2 ओवर्स के बाद वो वापस चले गए। देखिए नसीम बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है एंड सो आर अदर्स, यानी कि हारिस हो गया, शाहीन हो गया, डेफिनेटली जिस स्टेज पे वो हैं वो किसी वजह से नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब इनको इंजरीज हुई है ना उसके बाद से जब ये वापस आए तो ये अपने पहली वाली बेस्ट को टच नहीं कर सके। ठीक है, एंड देयर लाइज द प्रॉब्लम एंड इट इज़ नॉट कि ये लड़कों का कसूर है। बात यह है कि इस काम के लिए आपका एक स्टाफ है। ड्रीकस जो आपके ट्रेनर हैं वो अभी से नहीं है, कई सालों से ट्रेनर है। जो क्लिफ आपका फिजियो अब से नहीं है, कब से है। जो आपके जो भी लोग एनसीए के अंदर है वो अब से नहीं होंगे, वो कब से देख रहे होंगे। तो दे आर द पीपल हु नीड टू टेल कि यार प्रॉब्लम है कहाँ पर और इसको हल कैसे करना है, ये जवाब उनकी तरफ से आना चाहिए। ये पाकिस्तान के तो ये एसेट्स हैं, ये जो लड़के हैं, अब इनको किस तरह करना है हमने ठीक, इसको हमें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। इनको किन लोगों के सपोर्ट करना है, इनकी रिजीम्स क्या होंगी। फिलहाल तो जो हम देख रहे हैं
कि पूरे मुल्क का एक ही टेस्ट है, चाहे उसकी आउटपुट स्पिन बॉलर वाली है, फास्ट बॉलर वाली है, ओपनिंग बैट्समैन की है, मिडल ऑर्डर की है, पूरी बारी लेने वाला है, इम्पैक्ट प्लेयर है, बड़े छिक्के मारने का काम है, सारी आउटपुट्स का एक ही हमने टेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये किसी भी लिहाज से सूटेबल नहीं। कि दौड़ ला दो 2 किलोमीटर तो तुसी सिलेक्ट हो जाओगे, अदरवाइज साथ उसके कुछ जिम टेस्टिंग भी है, डेडलिफ्ट्स हैं, प्रेसअप्स हैं, आपकी कोर स्टेबिलिटी का टेस्ट है, आपका फैट लेवल की मेजरमेंट है, ये चीज़ें हैं, लेकिन यू कांट हैव दिस सेम रिजल्ट एंड सेम वो जो वर्केबल्स हैं सबके लिए वो एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है जी, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए। जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से उन्होंने कहा है कि नसीम शाह ने कि मैं अब 100% फिट हूँ और एडलेड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा लेकिन 100% देंगे। अब अपना पिछला मैच भी वेरी क्लोज था, हम जीते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा वो भी सुन लेते हैं और मीनवाइल हम अहमद से जानते हैं कि वैसे स्टैट्स क्या रहे हैं एडलेड ग्राउंड में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अहमद देखें, एडिलेड ओवल जो है ये तारीखी तौर पर एक ऐसा ग्राउंड है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रन्स बनते हैं, जिस तरह भट्ट साहब भी कह रहे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें एमसीजी के एतबार से जो टैक्टिक्स थे पाकिस्तान के वो थोड़े से बदलने पड़ेंगे, क्योंकि एडिलेड ओवल की हिस्ट्री ये बताती है कि यहाँ पर टेस्ट मैचेस के अंदर भी जो पहले 3 रोज़ होते हैं वो आमतौर पर हाई स्कोरिंग होते हैं। टेस्ट मैच की पहली इनिंग का एवरेज स्कोर यहाँ पर तकरीबन 380 रन है। और अगर हम ओडीआईज की बात करें तो यहाँ पर अब तक 93 ओडीआईज खेले गए, जिनमें पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 226 रन है। और पाकिस्तान के अगर हम एडिलेड ओवल की बात करें तो एडिलेड ओवल में सबसे ज़्यादा रन्स जो बने हैं एक इनिंग में वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बने 2016 में, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 368 रन बना डाले थे। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम वो मैच गो के 57 रन से हारी, लेकिन उसमें बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी। तो इसके अलावा एडिलेड ओवल की अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से यादों को हम ताज़ा करने बैठे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एडिलेड ओवल में सबसे लोएस्ट स्कोर भी डिफेंड कर रखा है। 1981 में पाकिस्तान की टीम ने 140 रन बनाए और वेस्ट इंडीज़ की टीम को पाकिस्तान ने 132 रन पर ऑल आउट किया, जिसमें वसीम हसन राजा ने 4 विकेटें ली और द ग्रेट इमरान खान उन्होंने 10 ओवर करवाए और 13 रन उन्होंने सिर्फ दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए। तो एडिलेड ओवल तारीखी तौर पर एक हाई स्कोरिंग वेन्यू जो है वो बताया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का यहाँ पर जो है वो मिला जुला रुझान देखने मिलता है। पाकिस्तान की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो यकीनन यहाँ पर काम आ सकती है अगर हम 50 ओवर पूरे खेलने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बातों बातों में बाबर आजम की इनिंग्स रह गई, एक शानदार इनिंग्स 37 रन की बादशाह खेली। उस जगह पे जरूरत थी बाबर की इस तरह की इनिंग्स मजीद भी बेहतर कर सकते, लेकिन अगेन स्पिन के जाल में फंस गए बाबर। मैं इसको थोड़ा ना डिफरेंटली हमजा डिफाइन करता हूँ। मेरे ख्याल में ही वॉज मोस्ट कंफर्टेबल अगेंस्ट ऑल द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, स्पेशली न्यू बॉल जब स्टार्क और कमिंस अपना पूरा स्पेल कर रहे थे ना, तो बाबर खेल रहे थे तो लग रहा था मसला ही कोई नहीं। लेकिन जब ऐसे हो ना तो फिर बाबर को ये पता होना चाहिए कि मेरी टीम के साथ बहुत सारे मसले हैं एंड ही शुड मेक श्योर कि वो पूरे ओवर मैक्सिमम ओवर्स वो अंदर स्पेंड करें। उनकी प्रेजेंस पाकिस्तान की स्कोरिंग को एनहेंस करती है, उसको लेकर चलें, 200, 250, 240 स्टेजेस क्रिएट करें और थ्रू हो एंड तक। वो जितना लंबा खेलेंगे मेरा ख्याल है इस बैटिंग लाइन में, पाकिस्तान की किसी भी बैटिंग लाइन में उनका रोल यही है और यही सूटेबल है और यही हमारा सबसे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। चाहे लोग इस पे जो मर्जी बातें करते रहे, XYZ जो मर्जी करते रहे, ही इज नॉट डू ऑल, ठीक है, ही इज नॉट नो ऑल, ऐसा नहीं है। उसकी भी अपनी स्पेसिफिकेशंस है और उसकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक जो बेस्ट काम पाकिस्तान उससे ले सकता है कि वो पूरे ओवर खेले, वही उसकी स्ट्रेंथ है, उसी में हमारी टीम के ज़्यादा फायदे हैं। ऐसे ही किसी को बेस्ट चार्ट्स जब डिक्लेयर करते हैं ना तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वही बंदा F-16 भी बन जाएगा, वही बोइंग भी बन जाएगा, वही शाम को टैंक बना होगा, ऐसा नहीं होता। उसकी एक स्पेसिफिकेशन है, वो अपनी लिमिटेशंस में आपको जो बेस्ट दे सकता है उससे वो रियलिस्टिक डिमांड करें, ठीक है ना। कोई कोहली कैन नॉट डू अ रोहित शर्मा एंड रोहित शर्मा कैन नॉट डू अ कोहली, ठीक है, उनकी भी लिमिटेशन है, जिसको मर्जी आप उठा लें। तो क्योंकि आजकल हर बंदा ही तजिया निगार है और कुछ लोग किसी जानने बूझने के बावजूद कोई ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, कोई अपने चाहने वालों को, कोई अपने एजेंडे को टो कर रहा है और किसी को पता है कि आजकल बिकता क्या है, तो वो बेचने के चक्कर में कोई भी कुछ भी कहे जा रहा है। बट द पॉइंट इज कि हर प्लेयर का एक अपना रोल है और बाबर का जो रोल है वो ये है और इवन रिजवान का भी तकरीबन ऐसा मिलता जुलता रोल है। तो इनको चाहिए ये पूरे ओवर खेलने की कोशिश करें, इसी में पाकिस्तान के मैक्सिमम चांसेस लाए कर। अच्छा, बैटिंग की तो आपने बात की, कल हमने देखा लास्ट मैच में कि फील्डिंग में थोड़ा सा बाबर जो है ना बुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से नहीं ही यूज्ड टू बी। कल हमने देखा थके हुए दिखाई दे रहे थे, फिटनेस लेवल उस तरह से नहीं मीट कर पाए, पहला कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद कुछ सिंगल्स भी छोड़े। तो ये कोई ज़हनी तौर पे थोड़े से थके हुए हैं या रेस्ट तो दिया गया है? कप्तानी का अगेन वही जाने का देखिए, आई थिंक इफ एनीथिंग ही शुड बी रिलैक्स्ड कि अब वो उनसे वो वाली
पूछगिछ नहीं है, उनके ऊपर 11 बंदों की जिम्मेदारी उस तरह से नहीं है। अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि एज ए लीडिंग प्लेयर के वो रन्स करें, बड़े रन्स करें और इनको उस पोजीशन तक ले जाएं जहां पर इनके फास्ट बॉलर्स या डिफेंड कर सके या चेस में मैक्सिमम चांस हो जीतने का। तो मेरा ख्याल है कि उनका रोल लिमिट हुआ है, बट आई थिंक कि उनको, मुझे तो नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें सोचना नहीं चाहिए कि कप्तानी काफ़ी की है उन्होंने, सारे मज़े चख लिए हैं। तो आई थिंक ही शुड कम बैक एंड ऐड वैल्यू एज अ प्लेयर, जो उनकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। बाकी तो मेरा ख्याल है जितना केओस है, आई थिंक ही इज़ वेरी लकी कि वो नहीं है आप कप्तान। अच्छा, बाबर आजम की चूंकि आप बात कर रहे हैं तो बहुत हैरान कौन एक स्टैट आज नज़र से गुजरा, मैं यकीन उसको शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम एक रोज़ा क्रिकेट की हिस्ट्री में देखें तो हमें सिर्फ 2 बैट्समैन ऐसे नज़र आते हैं जिन्होंने 100 से ज़ायद एक रोज़ा मैचेस खेले और उन्होंने 55 की एवरेज और 80 का स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा। उनमें से एक बाबर आजम है और दूसरे उन्हीं के हम असर विराट कोहली हैं। बाबर आजम के अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर की हम बात करें तो उन्होंने 11 मैचेस खेले जिनमें उन्होंने 64 की एवरेज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाए। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम देखें तो बाबर आजम ने जो 6 एक रोज़ा मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें भी उन्होंने 53 के एवरेज से रन बनाए हैं। तो बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है बाबर का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी और ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर भी। डेफिनेटली रिकॉर्ड बुक जो है वो तो बाबर की काफ़ी अच्छी है और इसी की बेस पे अब वो इतना अरसा खेल भी रहे हैं और पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनको चाहते भी हैं। अच्छा, थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लीजिए। बट साहब, हारिस रऊफ जो कि उन कंडीशंस को बहुत अच्छा समझते हैं और बॉलिंग लाइन में हमारे लिए वो वेपन है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, 3 खिलाड़ी आउट किए, 9 ओवर किए, 67 रन दिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इमोशंस हैं, टेम्परामेंट है, वो जनाब कहीं ना कहीं खो देते हैं। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, क्विकली ब्रेक लेनी, वापस आते कमेंट लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे। ब्रेक पे जाने से पहले हमने हारिस रऊफ पे बात करनी थी, बट सब हारिस रऊफ अगेन वही बात के एग्रेशन जो है और इमोशंस पे कंट्रोल जो है वो खो देते हैं। जहां पर जिस तरह से पैट कमिंस से उन्होंने कवर ड्राइव पे चौका खाया है, ऑन मेरिट अगर बात की जाए तो वो बड़ा हर्ट हुआ है पाकिस्तानी फैन उस एक चौके की वजह से। क्या कहें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब एक कम टोटल पे आप बॉलिंग करते हैं ना, तो आप विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं और आप चांस लेते हैं, आप आगे गेंद करते हैं, आप यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स और उसमें फिर आपको शॉट्स भी लगते हैं। आप, आई वुड नॉट ब्लेम आवर फास्ट बॉलर्स के यार ये ट्राई करने पे, क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता था जीतने का, वो था विकेटें लेके, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ये कमिंस और स्टार्क नहीं है लड़के, ये वो ना फर्स्ट क्लास खेली है इतनी, ना टेस्ट क्रिकेट खेली है। आप देखें कमिंस के पहले ओवर देख लें, वो वही एक बॉक्स उन्होंने दोबारा दिखाया जिसमें ये टेस्ट मैचेस में बाबर को आउट करा था। उसके 80-90% बॉल उसी जगह के ऊपर पिच हो रहे थे। उसकी इतनी कमांड है अपनी लाइन लेंथ पे। हमारे पास वो लग्जरी नहीं है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज जो है ना वो ये है कि यॉर्कर भी मारना है, स्लोअर वन भी मारना है, स्लोअर बाउंसर भी करना है। हम खेलते हैं ज़्यादा शॉर्टर फॉर्मेट, हमारे डिज़ाइन उसके ऊपर है बॉलिंग सारी। तो हम ना वो जो मतलूबा सहूलत हासिल नहीं वाला जो सीन है ना हमारे साथ, हम जो डिज़ायर कर रहे होते हैं ना मौके पे जाके चीज़, हमने उसकी तैयारी नहीं की होती। तो मेरा ख्याल है कि हमने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अच्छी बॉलिंग की। अगर हम साइम से 1-2 ओवर करा लेते वहाँ पे चांस था। और मेरा ख्याल है कि रिस्ट स्पिनर को ना खिलाना, मेरा ख्याल है कि वो गलती थी। इन शॉर्ट वी फॉट वेल। मुझे जरा कर दूं कि एक फैक्टर इसमें ये भी यकीन हो सकता है कि हमें विकेट लेनी जल्दी इसलिए भी थी कि हमें 40 ओवर के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया को आउट करना था, क्योंकि हमारे पास कोई 5वां बॉलर वहां था नहीं बॉलिंग करने के लिए। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अगर वहां पर निकलती बात तो ये बड़ा मुश्किल हो जाना था। फिर हमें फिर शायद साइम को ट्राई कराते हैं, सलमान की तरफ जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक्स है, फास्ट बॉलर तक। अच्छा, जहां पर बात की कि हमने कोशिश की, लड़के हारे, हमारे जो हमसाए हैं उनको वाइट वॉश हुआ है। जो 3-0 न्यूजीलैंड ने तारीख में पहली मरतबा, इंडिया जो अपने घर में वाइट वॉश जिस तरह से हुआ है अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा न्यूजीलैंड में पहली बार इंडिया वाइट वॉश हुआ है। तो बट साहब, अब तो बातें ये भी हो रही हैं कि विराट और जो शर्मा का ना टाइम पीरियड जो ओवर हो गया इंडिया में, जो बातें की जा रही हैं, समझते हैं? देखिए, जिस एज में वो हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो यही बातें होंगी ना, इसके अलावा क्या बात होगी। और अगर कर देंगे तो देखो कहेंगे यार जो वर्ल्ड क्लास होता है ना भाई वो ऐसा ही होता है, वही आएगा। फिर फॉर्म इज टेम्पररी और क्लास इज परमानेंट, वही आएगा। बट द पॉइंट इज के इंडिया रियली हैव टू लुक इनटू इट। इस तरह कभी हुआ नहीं, ठीक है। और टॉस नहीं वो जीते, बस स्पिन विकेटों पे। आई थिंक पाकिस्तान वाज लकी टू विन बोथ द टॉसेस। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड की जैसी टीम जो है, ऑब्वियसली उसको इंडिया नहीं पकड़ सका अपने घर में। तो दिस इज़ अ वरिंग साइन फॉर देम, बिकॉज ठीक है वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं, बट इंडियन बैटर्स अगेंस्ट स्पिन अब वो चीज़ नहीं रही जो वो एक टाइम पे होते थे अगेंस्ट स्पिनर्स, ठीक है। बहुत अरसे से, और ये मैं
मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरे से पहले ये बात उनके अपने पुराने बहुत सारे प्लेयर्स ने की है कि अगेंस्ट स्पिन अब हम उस तरह नहीं खेल रहे क्रिकेट जिस तरह हम एक दौर में खेला करते थे। सो उधर भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक दे हैव सच अ बिग पूल ऑफ टैलेंट के उनको देखना चाहिए अपनी और ऑप्शंस की तरफ भी। और आई थिंक रोहित शर्मा की अगर स्पेशली बात करूं, कोहली को तो नजर आता है ना कि वो कोशिश कर रहा है, हो नहीं रहा। रोहित शर्मा तो अपनी विकेट खुद दे देते हैं, वो तो ऐसे खेल रहे थे जैसे T10 में ओपन कर रहे हैं, पावर प्ले खेल रहे हैं। ठीक है जी, लेट्स सी जी, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा ओडीआई का एडिलेड में खेला जाएगा, उसका क्या रिजल्ट होगा उस पर बात करेंगे कल के शो में। आज के शो से इतने, मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।